कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूँ खूब मेहनत कर रहे हो। मेहनत का फल मीठा होता है और सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। आप मेरे साथ हो, मुझे इंस्पायर कर रहे हो, मेरे वीडियोस को देख रहे हो। थैंक यू सो सो मच। आप इसी तरह से मुझे इंस्पायर करते रहिए, हमारे साथ रहिए। आने वाले कल में हम CUET का भी क्लासेस इसमें डालेंगे। मैं कोशिश करूँगा, मैं करूँगा CA फाउंडेशन का, CMA फाउंडेशन की क्लासेस भी मैं इसमें अपलोड करूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही प्यार मुझे देते रहिए, इंस्पायर करते रहिए। आपका एक इंस्पिरेशन, एक लाइक, एक कमेंट मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है। थैंक यू सो मच। तो चलिए हम लोग रिवीजन सीरीज में आगे बढ़ते हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रिवीजन चल रहा है। आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, रूरल डेवलपमेंट। बच्चों सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जैसे हर क्लास में मैं कहता हूं कि CBSE आपसे इस चैप्टर में क्या डिमांड करती है। बहुत सिंपल है। CBSE आपसे ये जानना चाहती है कि क्या आपको पता भी है रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है। क्या आपको पता भी है रूरल डेवलपमेंट के लिए किन किन चीजों पे फोकस होना चाहिए। क्या आपको पता भी है रूरल क्रेडिट क्या होता है। क्या आपको पता भी है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या होता है। क्या आपको पता भी है कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होता है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ टॉपिक्स है जिसपे आपको पूरा होल्ड होना चाहिए। तो रूरल डेवलपमेंट में समझ लो तुमको फुल मार्क्स आ गया, फुल मार्क्स आ गया। दूसरी बात, मैं जैसे हर क्लासेस का कर रहा हूं, मैं हर क्लास में आपको उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट NCERT एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं। उतना कर लोगे सफिशियंट है, आपको 80 आउट ऑफ 80 इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं रूरल डेवलपमेंट। बच्चों तुमने इससे पहले वाले क्लासेस में ये सीखा है कि एटलीस्ट 2/3 ऑफ आवर टोटल वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और एग्रीकल्चर बेसिकली रूरल एरिया का एक्टिविटीज है और वो अभी भी काफी अनमॉडर्नाइज्ड है, जिस वजह से जो फार्मर्स है उनका बहुत ज्यादा इनकम जनरेट नहीं हो पाता है और वो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। तो इसलिए रूरल डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। सरकार को खास करके इस चीज पे ध्यान देना है कि एग्रीकल्चर को छोड़ करके और कहां कहां हम इन गरीब फार्मर्स को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं गांव में, रूरल एरियाज में। क्योंकि एग्रीकल्चर में आपको पता है कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, जरूरत से ज्यादा लोग हैं। तो जो लोग जरूरत से ज्यादा है, जिनका प्रोडक्टिविटी जीरो है, उनको एग्रीकल्चर से उठा के हम दूसरे सेक्टर में डालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके लिए रूरल डेवलपमेंट होना जरूरी है। तो रूरल डेवलपमेंट का बेसिक मतलब होता है कि गांव के, ग्रामीण क्षेत्र के, विलेजेस के इकोनॉमिक एंड सोशल, उनका इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करना। इकोनॉमिक यानी उनके इनकम की परिस्थिति को अच्छा करना, सोशल यानी हेल्थ पे ध्यान देना, उनके एजुकेशन पे ध्यान देना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना, वगैरह वगैरह। तो आओ स्टार्ट करते हैं रूरल डेवलपमेंट। सबसे पहले रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग समझते हैं। It means improving the economic and social conditions of people living in rural areas। ध्यान रहे, लिविंग इन रूरल एरियाज मतलब ये कि इस चैप्टर में हम पूरा रूरल एरियाज के बारे में पढ़ेंगे, वहां के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कैसा डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि उनके इनकम से रिलेटेड हो, सोशल डेवलपमेंट यानी उनके वेलफेयर से रिलेटेड हो। वेलफेयर यानी एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, सड़कें हो गई, सैनिटेशन फैसिलिटी हो गया, समझ रहे हो? तो इसका डेवलपमेंट। अब सवाल है कि रूरल डेवलपमेंट के लिए हमें क्या क्या चीजों को डेवलप करना जरूरी है। आओ देखते हैं। सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, दूसरा हो गया ट्रांसपोर्टेशन, चौथा हो गया कम्युनिकेशन, पांचवा हो गया बैंकिंग। ये जितने भी चीजें हैं इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सबको डेवलप करना, ये सबसे पहला मुद्दा है। दूसरा, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी को रिमूव करना। तीसरा, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, एजुकेशन एंड हेल्थ। ह्यूमन रिसोर्सेज यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सबसे बड़ा सोर्सेज पिछले ही चैप्टर में पढ़े हो, एजुकेशन और क्या होता है, हेल्थ। फिर आता है इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना। कैसे? एग्रीकल्चर से हटके जो सेक्टर्स है वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना। फिर आता है लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स यानी ये भी टर्म पढ़े हो पहले। लैंड रिफॉर्म्स मतलब टेक्निकल रिफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ये दोनों चीज आता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे हम रूरल डेवलपमेंट करा सकते हैं। ठीक है, अब सवाल है कि इसमें चैलेंजेस क्या क्या है।
बहुत आसान काम तो है नहीं। तो अब अच्छा कोई भी काम करने जाओ तो चैलेंजेस तो आता है, बाधाएं तो आती है। क्या क्या है? चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट। बाबू, क्रेडिट का मतलब होता है लोन, यानी किसानों को लोन देना। किसान जो है ना काफी हिचकते हैं बैंकों से लोन लेने में। उनको आसान लगता है कि मनी लेंडर से लोन ले ले, गांव के जो मनी लेंडर है, जमींदार से, उनसे लोन ले ले। वो बिना पेपर वर्क के उनको लोन दे देते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, उनको बहला फुसला करके उनको लोन दे देते हैं, बहला फुसला करके उनकी जमीन हड़प लेते हैं। तो वो किसानों को अच्छा लगता है, बैंकों में जाने से शर्माते हैं लोग। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट। दूसरा है चैलेंज ऑफ रूरल मार्केटिंग, यानी किसान जो अनाज उगाएगा, जो प्रोड्यूस करेगा क्रॉप्स, उसको मार्केट में बेचना, मार्केट तक ले जाना। उससे पहले ही सब बैठे रहते हैं मिडिलमैन, वो किसानों से सस्ते में खरीद के बाहर ज्यादा रेट में बेच देते हैं। तो इस चीज को समाप्त करना, इस चीज को खत्म करना। चैलेंज ऑफ एक्सप्लोरिंग एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर के अलावे जो अदर चीज है जो गांव में हम कर सकते हैं, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकते हैं, हम हॉर्टिकल्चर पे ध्यान दे सकते हैं, हम एनिमल हस्बेंड्री पे ध्यान दे सकते हैं, हम फिशरीज पे ध्यान दे सकते हैं। तो ऐसे कुछ और एलाइड एक्टिविटीज को वहां पे एलाइड एक्टिविटीज का अपॉर्चुनिटीज वहां पे प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। अगर हम इन चैलेंजेस, इन बाधाओं को पार कर जाएंगे तो आराम से हमारा रूरल डेवलपमेंट हो सकता है। अब सबसे पहले बात करेंगे हम लोग रूरल क्रेडिट का। रूरल क्रेडिट, क्रेडिट मतलब मैंने अभी बताया, क्रेडिट का मतलब होता है प्रोवाइड लोन, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फार्मर्स फॉर देयर फार्मिंग एक्टिविटी। इसको रूरल क्रेडिट बोलते हैं। इट रेफर्स टू द क्रेडिट यानी लोन देना, और फाइनेंस फाइनेंस यानी पैसे देना, कैपिटल देना। क्यों दे, किसको देना? फार्मर्स को देना। क्यों देना? फॉर फार्मिंग एक्टिविटीज, है ना। वो अपने फार्मिंग एक्टिविटीज, अपने खेतों में इन्वेस्ट कर सके उस पैसे से, उस पैसे को, और खेती को और डेवलप कर सके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सके। यही हमारा ध्यान है रूरल क्रेडिट का, यही हमारा लक्ष्य है। ठीक है, अब देखते हैं कितने तरह का क्रेडिट होता है। सबसे पहला आता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट, दूसरा आता है मीडियम टर्म क्रेडिट, तीसरा आता है लॉन्ग टर्म क्रेडिट। बहुत आसानी से समझ जाओगे। देखो, शॉर्ट टर्म होता है 6 से 12 महीने के लिए, 6 to 12 मंथ्स के लिए हम किसानों को लोन देते हैं। मीडियम टर्म के लिए हम 1 to 5 इयर्स के लिए उनको लोन देते हैं, और लॉन्ग टर्म जो है वो मोर देन 5 इयर्स के लिए हम उनको लोन देते हैं। अब सवाल है कि कोई अगर 6 से 12 महीने के लिए लोन लेगा, यानी शॉर्ट टर्म लोन लेगा, तो किस लिए लेगा, पर्पस क्या है, इसको दिमाग में रखना है। पर्पस है सीड्स खरीदना, फर्टिलाइजर्स खरीदना, एटसेट्रा, लाइक इंसेक्टिसाइड्स खरीदना, पेस्टिसाइड्स खरीदना, HYV सीड्स खरीदना। इन सब कामों के लिए हम शॉर्ट टर्म लोन्स देते हैं 6 से 12 महीने तक के लिए। मीडियम टर्म लोन जो 1 से 5 साल के लिए होता है, ये क्यों देते हैं? मशीन्स खरीदना, ट्रैक्टर्स खरीदना, ट्रैक्टर नहीं आएगा, ट्रैक्टर लॉन्ग टर्म में आता है। मशीन्स यानी बड़े बड़े मशीन जो इरिगेशन के लिए लगता है, चापाकल वगैरह, ठीक है, इक्विपमेंट्स या टूल्स एटसेट्रा। फिर मान लो कि मुझे वो बैरिकेड लगाना है, अपने खेतों के चारों तरफ बैरिकेड लगवाना है, वेल्स डिग करना है, कुआं खोदना है, तो ये सब मीडियम टर्म में आता है। लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, जो 5 साल से अधिक के लिए हम लेते हैं। क्यों लेते हैं? जमीन खरीदने के लिए, लैंड परचेज करने के लिए, ट्रैक्टर्स परचेज करने के लिए, जो बड़ा बड़ा अमाउंट होता है उसके लिए हम लॉन्ग टर्म लोन्स किसानों को देते हैं। तो इसमें CBSE ये डिमांड करती है दो चीज, ये पीरियड लोन जो है, ये 3 टाइप का लोन है, उसमें पीरियड क्या है और उसका पर्पस क्या है, इसको दिमाग में जरूर रखिएगा। इससे MCQ क्वेश्चन भी आ सकता है, इससे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी CBSE दे सकता है। अब बात करते हैं कि ये जो रूरल क्रेडिट है, इसका सोर्सेस क्या है, सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, यानी किसानों को ये लोन कहां से मिलता है, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको कहां से मिलता है। एक होता है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल यानी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, लाइक बैंक्स, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कमर्शियल बैंक है, ये लोग भी किसानों को लोन देते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हो गया। एक आता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, यानी मनी लेंडर्स हो गया, जमींदार हो गया, लार्ज फार्मर्स हो गए, ये लोग जो लोन देते हैं इसको नॉन इंस्टीट्यूशनल बोलते हैं। अब देखते हैं दोनों का फीचर्स क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत ध्यान से देखना। इंस्टीट्यूशनल में क्या लिखा मैंने?
मल्टी एजेंसी सिस्टम, बाबू ये की टर्म है, इसको दिमाग में रखिए। मल्टी एजेंसी सिस्टम यानी मल्टीपल एजेंसीज क्रिएट किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कि जाइए और किसानों को लोन दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, फिर एसबीआई को आप इंक्लूड कर सकते हो, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, ऐसे बहुत तरह के बैंक्स हैं। और इनको कंट्रोल करने के लिए, इन सारे मल्टीपल एजेंसीज को कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसको कहते हैं नाबार्ड। नाबार्ड का मतलब होता है नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, इसको नाबार्ड कहते हैं। इनका काम होता है इन सारे बैंकों का, इन सारे मल्टीपल एजेंसीज को कंट्रोल करना, इसको जरूरत पड़ने पे फाइनेंस करना कि दो भाई इनको पैसे देना कि जाओ जाके किसानों में बांटो, किसानों में लोन बांटो, जैसे आरबीआई करती है कमर्शियल बैंकों के साथ, वही काम है नाबार्ड का इन मल्टीपल एजेंसी सिस्टम्स के साथ। क्लियर है? नेक्स्ट फीचर इसका पढ़ते हैं, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई ये बैंक्स हम क्यों खोल रहे हैं? ताकि फार्मर्स को सहूलियत हो। मनी लेंडर जो इनसे 20-20, 30-30, 40-40% का इंटरेस्ट पे लोन देती है, और वहीं पे ये बैंक्स जो है 2 से 3% के रेट पे इनको लोन देती है। ठीक है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्व्स मोर पेपर वर्क, जिस वजह से किसान यहाँ जाते नहीं है, उनको डर लगता है बाप ये पेपर मांग लेंगे, वो पेपर मांग लेंगे। किसान बेचारे इलिटरेट्स होते हैं तो वो जा नहीं पाते हैं, जिस वजह से वो शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये डिमेरिट है इनका, इन्वॉल्व्स मोर पेपर वर्क। और लास्ट में आता है लोन अगेंस्ट कोलैटरल। कोलैटरल का मतलब होता है बच्चों सिक्योरिटी। कोलैटरल का मतलब होता है सिक्योरिटी, यानी ये जो लोन हम देते हैं, लोन जो ये इंस्टीट्यूशंस देती हैं, बदले में इनके जमीन को जो है सिक्योरिटी पे रखा जाता है। क्लियर हो गया? अब आते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल। क्यों किसानों के लिए ये आसान होता है? सबसे पहला, ये मनी लेंडर्स एंड जमींदार जो उनके पड़ोसी होते हैं, गांव के अपने आदमी होते हैं, तो वहां से लोन ले लेना इनके लिए आसान होता है। दूसरा, ऑफर्स हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। विदाउट एनी कोलैटरल, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई चीज बिना गिरवी रखे हुए ये लोग लोन दे देते हैं किसानों को। और सबसे अंत में है इन्वॉल्व नो पेपर वर्क, कोई पेपर वर्क की जरूरत नहीं होती है, तो किसानों के लिए आसान होता है। पर ये इनको नहीं पता कि जैसे ही इनके पास जाते हैं तो अपना कब्र ये लोग खोद देते हैं बाबू, है ना। धीरे धीरे पहले तो जब पैसा देते हैं तो खूब मक्खन मारते हैं, लास्ट में इनका जमीन वमीन सब हड़प लेते हैं, इतना ब्याज आ जाता है कि किसान उसको पेमेंट ही नहीं कर पाता है। तो एनीवे, मुझे पूरा उम्मीद है कि सोर्सेज आपको समझ आ गया। अब चलते हैं अगले टॉपिक में। बच्चों, तुमने देखा कि जो रूरल क्रेडिट में है उसमें समस्या ये है कि जो मल्टीपल एजेंसीज है वहां तक किसान पहुंचने में कतराते थे, वगैरह वगैरह, मतलब वहां तक पहुंच ही नहीं पाते थे। तो सरकार को एक ऐसी संस्थान की जरूरत थी जो मनी लेंडर और कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी मल्टी एजेंसीज के बीच का मामला हो, जहां किसान बहुत आसानी से पहुंच जाए और उन्हें बहुत सस्ते इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाए। इसलिए गवर्नमेंट ने फोकस किया सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG बोलते हैं इसको इन शॉर्ट। तो SHG का कॉन्सेप्ट तो आया बहुत पहले से था, करीब 1985 से, लेकिन इसको लॉन्च किया गया 1992 में। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? स्टार्टेड टू फिल गैप इन फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम यानी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, जो अभी अभी बताया मैंने, उसमें जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए ग्रुप बनाया गया। कलेक्टिंग मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर्स, इसमें किसानों को मेंबर्स बनाया गया और उनसे बहुत छोटा सा अमाउंट हर महीने या हर 15 दिन में इकट्ठा किया गया, कलेक्ट किया गया। और फ्रॉम द पूल्ड मनी यानी जितना पैसा जमा हुआ सारे किसानों से, जो हम कलेक्शन किए वहां जो पैसा जमा हुआ, क्रेडिट यानी लोन इज गिवन टू नीडी मेंबर्स। जो नीडी फार्मर्स थे उनको उस पूल्ड मनी में से लोन दिया जाता है। ये आज भी चलता है गांव में, बहुत फेमस है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि इस चक्र में, इस सर्कल में सारे फार्मर्स आ जाते हैं, यानी सारे फार्मर से कंट्रीब्यूशन लिया जाता है और समय समय पे सारे फार्मर्स को मदद भी किया जाता है। क्लियर हो गया? दूसरा एक इंपॉर्टेंट है नाबार्ड, जिसके बारे में अभी मैं समझा रहा था। तो नाबार्ड का ये पॉइंट याद रखोगे, इस सेटअप कब हुआ था? 1982। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, अब आता हूं इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, ये देखो लिखा हुआ है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग।
एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, मार्केटिंग जो टर्म है ये सेल से रिलेटेड होता है। तो देखो समस्या शुरू से अंत तक है, अर्थात कि किसान अनाज तो उगा दिया, अब उगा के वो रखेगा कहाँ? उसने क्रॉप प्रोड्यूस कर दिया, अब उसको रखेगा कहाँ? उसके लिए उसके पास जगह नहीं होता है, तो उसके लिए बड़े बड़े गोडाउन्स चाहिए। किसानों के, हर किसान के पास तो होता नहीं है, तो इसलिए किसान मजबूरी में क्या करता है, अनाजों को जैसे ही हार्वेस्ट करता है उसको बेच देता है मनी लेंडर्स के पास कि ले जाओ भाई। अब खेत में पड़ा रहेगा तो चोरी हो सकता है, बारिश आए तो बह सकता है अनाज, तो इसलिए सस्ते रेटों में बेच देता था। तो गवर्नमेंट को इन सारी समस्याओं का हल करना था, यानी किसान जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, जो कमोडिटीज प्रोड्यूस कर रहा है, वहां से लेकर के किसान जब इसको मार्केट में बेचेगा, वहां तक एक स्मूथ रनिंग होना चाहिए, यानी किसानों को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए प्रोडक्शन से सेल तक के बीच में। इसका ख्याल रखा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और इसी प्रोसेस को कहते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। यानी इट इज अ प्रोसेस विच इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू सेल एट बेस्ट प्राइस। कमोडिटीज को प्रोड्यूस करना, क्रॉप्स को उगाना और उसको एक अच्छे दामों में बेचना, इसके बीच में जितने भी प्रोसेस आते हैं सारे को हम एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के अंदर लाते हैं। अब उसमें टुकड़ों में बटा हुआ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का स्टेप्स, इसको भेजे में बढ़िया से उतार लो। ठीक है, मैंने बहुत आसान कर दिया चीजों को, ध्यान से देखो। सबसे पहले आता है रेगुलेटेड मार्केट्स। रेगुलेटेड मार्केट्स गवर्नमेंट द्वारा किया गया एक मार्केट होता है, बनाया गया एक मार्केट होता है। रेगुलेटेड, रेगुलेटेड मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसमें स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है जिससे कि किसानों के साथ फ्रॉड ना हो सके। गवर्नमेंट का ऑफिशियल्स वहां बैठा रहता है जब जब किसानों का अनाज बिकता है। तो देखो क्या होता है इसमें, मार्केट्स आर सेट अप फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस। ये ऐसा मार्केट है जिसका एक ही मकसद है कि फार्मर्स के अनाजों को खरीदना और फिर उनको बेचना। ठीक है, दूसरा ऑफिशियल्स यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर अपॉइंटेड टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी। किसानों के साथ कोई धोखा नहीं होना चाहिए, इसका वो मेक श्योर करता है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, टू एंश्योर प्रॉपर स्केल एंड वेट्स, उनका अनाज का प्रॉपर मेजरमेंट हो, प्रॉपर वेट हो, उनके साथ धोखा ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाता है। टू एंश्योर प्रॉपर प्राइस फार्मर्स विल गेट, ये एंश्योर किया जाता है कि फार्मर्स को जो है एक्चुअल प्राइस, जो मार्केट में प्रिवेलिंग प्राइस है वो मिलना चाहिए, नहीं फार्मर्स को प्रॉफिट होना चाहिए, सीधी सी बात है, ऐसा नहीं कि वो नुकसान में बेच दे अनाज। ठीक है, ये रेगुलेटेड मार्केट का काम है। दूसरा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के अंदर आता है कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज। ये एक ऐसा सोसाइटी है where the farmers are in better position for bargaining for their price of produce। ठीक है, जहां पे फार्मर्स के पीछे कोई मजबूरी ना हो, वो आराम से अपने अनाज जो इसने उगाया है, जो प्रोड्यूस किया है, उसके लिए वो प्राइसेस के लिए बार्गेन कर सके, ऐसा अपॉर्चुनिटी हम प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को थ्रू कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज। मोर और लेस हर एक गांव में ये रहता है। तीसरा है प्रोविजन फॉर वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट। मैंने समझाया आपको वेयर हाउसिंग कितनी जरूरी है ना। तो गवर्नमेंट वेयर हाउसेस बिल्ड करता है और फार्मर्स को बहुत डिस्काउंटेड रेट में वो गोडाउन भाड़े पे देता है ताकि अनाज वो सुरक्षित रख सके और जब समय आए वहां से निकाल के अनाज को बेच सके। और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यानी विलेज से लेकर के मंडी तक यानी रेगुलेटेड मार्केट तक ले जाने में, अनाज को ले जाने में कोई दिक्कत ना हो, रोड्स बढ़िया हो, ऑल मेटलिक ऑल वेदर रोड हो, ऐसा गवर्नमेंट इंश्योर करती है। ठीक है, प्रोवाइडिंग वेयर हाउस एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज टू द फार्मर्स बाय द गवर्नमेंट एट सब्सिडाइज्ड रेट। नेक्स्ट आता है डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। डिसेमिनेशन का मतलब होता है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, किसानों को प्रोवाइड करना कि उनके फायदे की चीजें गवर्नमेंट प्रोवाइड करते रहती है समय समय पे कि भाई यहाँ पे इस सीड को खरीदोगे तो सब्सिडी मिलेगा, आप अगर इस क्रॉप को प्रोड्यूस करोगे तो सब्सिडी मिलेगा, आपने जो क्रॉप प्रोड्यूस किया है उसका मार्केट में अभी ये प्राइसेस चल रहा है, ताकि किसान के साथ ठगी ना हो। ये जो इंफॉर्मेशन है डिसेमिनेशन यानी उसको प्रोवाइड करना, इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड करती है थ्रू सोशल मीडिया, रेडियोज एंड टेलीविजन। क्लियर है। सबसे आखिर में आता है एमएसपी पॉलिसी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। मैंने बताया ये एक ऐसा पॉलिसी है
जब गवर्नमेंट क्रिएट करती है किसानों के साथ फ्रॉड को अवॉइड करने के लिए, यानी किसानों का जो अनाज है वो किसान प्रॉफिट में बेच सके, इसका पूरा गारंटी सरकार देती है। ठीक है, अब किसानों को अच्छा प्राइस अगर मिले तो ज्यादा किसान बेचना चाहेगा, है ना, किसान सेल ज्यादा करना चाहेगा। तो जब ज्यादा सेल करेगा तो सरकार, अब उस एक्सेस सेल को खरीदेगा कौन? कंज्यूमर तो लिमिटेड है, कंज्यूमर तो लिमिटेड है और किसान ज्यादा बेचना चाह रहा है। तो एक्सेस सेल अगर किसान करना चाह रहा है, उस एक्सेस गुड्स को खरीदेगा कौन? गवर्नमेंट खरीदता है, जिसको कहते हैं बफर स्टॉक। क्या कहते हैं उसको? बफर स्टॉक। ठीक है, मिनिमम प्राइस एट विच फार्मर्स प्रोड्यूस विल बी सोल्ड, ये प्राइस तय किया जाता है। एनी एक्सेस सप्लाई विल बी बॉट बाय द गवर्नमेंट एज ए बफर स्टॉक, इमरजेंसी स्टॉक, और गवर्नमेंट उसको बहुत तरीके से यूज करती है उस स्टॉक को। मान लो किसी रीजन में बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, तो वहां पे वो गुड सप्लाई हो जाता है। किसी कंट्री को उस गुड्स की जरूरत हो, वहां एक्सपोर्ट कर देता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस में इसको काम में लाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप एग्रीकल्चरल मार्केटिंग पूरा समझ गए। अब मैं आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक में। बच्चों, अब बात करेंगे एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन का। तो क्या मतलब है डाइवर्सिफिकेशन? अर्थात कि जो फार्मर्स है उनको डाइवर्सिफाई करना, जो अभी तक वो एग्रीकल्चर में एंगेज है उनका ध्यान भटकाना, किसी और एक्टिविटी में उनके ध्यान को आकर्षित करना, इसको एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। तो इसके दो अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फूड क्रॉप प्रोडक्शन। इसका मतलब कि अभी तक अगर आप सिंगल क्रॉपिंग पे फोकस कर रहे थे, एक ही तरह का अनाज उगा रहे थे, तो अब आप वहां से शिफ्ट हो जाओ मल्टीपल क्रॉपिंग में, यानी मल्टीपल क्रॉप्स आप उसमें खेती करो। जैसे 6 महीने आपने राइस उगाया, बाकी के जो समय है उसमें कुछ और क्रॉप्स आप प्रोड्यूस करो एज पर द मार्केट स्ट्रक्चर। देख लो मार्केट में किस क्रॉप का ज्यादा डिमांड है, तो अकॉर्डिंगली आप उस क्रॉप को प्रोड्यूस करो। ठीक है, ताकि आपका प्रॉफिट, आपकी आमदनी, आपका इनकम बढ़ जाए। उसके लिए सरकार है आपको ट्रेनिंग देने के लिए। दूसरा, चॉइस ऑफ क्रॉप्स एज पर मार्केट प्राइस स्ट्रक्चर, यानी आप चॉइसेबल बनो। ऐसा नहीं कि एक ही क्रॉप को आप उगाए जा रहे हो जिसका मार्केट में डिमांड ही नहीं है। अगर आज सोयाबीन का ज्यादा डिमांड है तो आप सोयाबीन का खेती करो। अगर क्रॉप्स का, अगर कॉटन का ज्यादा डिमांड है तो आप कॉटन की खेती करो। तो इस तरह से फार्मर्स को मोटिवेट करना, दिस इज वन काइंड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, यानी जो फार्मर्स फालतू के खेत में लगे हुए हैं, उनका प्रोडक्टिविटी अगर जीरो है, तो उन फार्मर्स को आप वहां से उठाओ और दूसरे ऑक्यूपेशन में ले आओ। दूसरा ऑक्यूपेशन मतलब सर, दूसरा ऑक्यूपेशन मतलब एनिमल हस्बेंड्री हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, फिशरीज हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, वगैरह वगैरह, कॉटेज इंडस्ट्रीज हो गया। ऐसे ऐसे अदर ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज इनको प्रोवाइड करो। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, शिफ्ट फ्रॉम फार्मिंग टू अदर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। फार्मिंग मतलब होता है प्योरली खेती, अनाज उगाना। नॉन फार्मिंग यानी जो मैंने अभी अभी गिनती में कराया आपको, उसको नॉन फार्मिंग बोलते हैं। दूसरा, पर्पस इज टू फर्स्ट रेज, यानी पहले, इसका पर्पस क्या है कि पहले अपनी इनकम को रेज करो, बढ़ाओ, और फिर स्टेबिलाईज करो, यानी उसको स्टेबल कर लो कि अब आप निश्चिंत हो जाओ कि आपका इनकम इससे घटने वाला नहीं है। तीसरा, इसमें क्या क्या आता है? एनिमल हस्बेंड्री आता है, पशुपालन, फिशरीज मछली पालन, हॉर्टिकल्चर यानी आप उसमें वेजिटेबल्स ले लो, फ्रूट्स ले लो, इसका जो प्रोडक्शन होता है उसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। क्लियर है? तो अब एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको ध्यान देना। इसको लाइव स्टॉक फार्मिंग भी बोलते हैं। लाइव स्टॉक का मतलब होता है एनिमल। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? कैटल्स आ जाएगा, गोट्स आ जाएगा, शिप्स आ जाएगा, पिग्स आ जाएगा। ठीक है, ये सारा चीज आएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है, देखो मैंने लिखा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन फ्लड। इसका मतलब होता है, ऑपरेशन फ्लड जो है वो मिल्क से रिलेटेड है। देखिए मिल्क, मैंने यहाँ सर्कल कर दिया, मिल्क से रिलेटेड है। मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया हैज गॉन अप बाय 8 टाइम्स बिटवीन 1995 टू 2014। इससे ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे रिलेटेड है, तो आप कहेंगे मिल्क से रिलेटेड है। ठीक है, दूसरा फिशरीज में आता हूं।
फिशरीज इंडिया के कौन कौन से स्टेट में बहुत ज्यादा मेन ऑक्यूपेशन है? केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये कुछ 3 ऐसे राज्य है जहां पे फिशरीज का बोलबाला बहुत अधिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फिशरीज। फिशरीज से रिलेटेड एक क्रांति है, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन था, है ना, हरित क्रांति, इसका नाम दिया गया नीली क्रांति या फिर ब्लू रिवॉल्यूशन, इसको याद रखना। और इसका समय क्या था? मिडिल ऑफ 1960s, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कॉटेज इंडस्ट्रीज, पढ़ चुके हम लोग इससे पहले चैप्टर में, ज्यादा इसमें नहीं बताना है आपको। इसमें क्या क्या आता है देखिए, वेविंग आता है, डाइंग आता है, स्पिनिंग आता है, मैन्युफैक्चर ऑफ साड़ीज आता है, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स आता है, ठीक है। बेसिकली इनका मकसद होता है टू हेल्प इन एक्सपैंडिंग अर्बन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बढ़ाने में कॉटेज इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। अब आता हूं हॉर्टिकल्चर में। हॉर्टिकल्चर में 2-3 बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये जान लो कि हॉर्टिकल्चर में क्या क्या आता है। मैंगोज यानी कोई भी फ्रूट्स, बनानास, कैश्यूज, कोकोनट्स, हनी, इवन हनी, ये सारा चीज जो है ये हॉर्टिकल्चर में आता है। अब हॉर्टिकल्चर का क्या है? पहला पॉइंट, इट कंटेन्स 1/3 ऑफ एग्रीकल्चरल जीडीपी। एग्रीकल्चर का जो टोटल जीडीपी है उसका 1/3 हिस्सा सिर्फ हॉर्टिकल्चर का है। दूसरा, भारत का जो जीडीपी है उसमें हॉर्टिकल्चर का देखो कितना कंट्रीब्यूशन है, 6%, बहुत ज्यादा है बाबू, इसको मायने रखता है। उसके बाद कहता है इससे रिलेटेड जो रेवोल्यूशन है वो है गोल्डन रिवॉल्यूशन, इसको दिमाग में रखना है, गोल्डन रिवॉल्यूशन, जो कि चला 1991 से 2003 तक। इट इन्वॉल्व्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑपरेशन और डेवलपमेंट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हनी एक्सेट्रा। तो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, ये काफी इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। अब इसके लास्ट टॉपिक में मैं आता हूं, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। चलो पढ़ते हैं। चल बाबू, बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का। एक मॉडर्न ये टॉपिक है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत सिंपल है, इसका मतलब होता है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स, HYV सीड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स जैसे खतरनाक चीजों को यूज करना बंद करो और मैन मेड फर्टिलाइजर्स और एग्रीकल्चरल इनपुट्स को यूज करो। सिंपल सी बात है। सर इसको आपने खतरनाक क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि इनसे केमिकल फर्टिलाइजर से केमिकल नाम में ही छुपा है, इसमें केमिकल है, तो इसका मतलब हेल्थ हैजर्ड्स होना जरूरी है, वाटर पॉल्यूशन होना जरूरी है, एयर पॉल्यूशन होना जरूरी है। तो इन सारी चीजों से, इन सारी चीजों की बाधाओं को दूर करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का होना जरूरी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो भी फूड्स ग्रो होता है वो हेल्दी एंड हाइजीनिक एंड न्यूट्रिशियस होता है। क्लियर है? तो आओ समझते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या लिखा हुआ है। डूइंग फार्मिंग एक्टिविटीज विदाउट यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स टू मेंटेन एंड एनहांस इकोलॉजिकल बैलेंस। एंड यू नो, इसके लिए जो टर्म हम यूज करते हैं वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो बहुत जोर शोर से अभी चला हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका अर्थात होता है डेवलपमेंट होना चाहिए लेकिन बिना डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल रिसोर्सेज। अभी का जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको बिना डिस्ट्रॉय किए हुए आप डेवलपमेंट करो, ताकि आपका जो फ्यूचर जनरेशन है उनको कोई नुकसान ना हो। अगर आप अभी नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो फिर फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम होगा। क्लियर है? अब देखो, अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के कुछ एडवांटेजेस पढ़ते हैं। सबसे पहले, ऑफर्स टू सब्स्टिट्यूट कॉस्टली एग्रीकल्चरल इनपुट्स लाइक HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। ये जो कॉस्टली इनपुट था जो आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन में पढ़ा था, इनका सब्स्टिट्यूट है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें खर्चे बहुत कम होते हैं। यानी हमें कोई फर्टिलाइजर खरीदना नहीं पड़ता है, हमारे आसपास के रिसोर्सेज से हम फर्टिलाइजर्स बना लेते हैं, ठीक है। दूसरा, एक्सपोर्ट इंक्रीजेस। ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़ाओगे तो कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारे कंट्री का। क्यों? बिकॉज फॉरेनर्स लोग, फॉरेन कंट्री में जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे ऑर्गेनिक फूड्स का डिमांड बहुत ज्यादा है, लोग ऑर्गेनिक फूड्स ही चाहते हैं हेल्थ हैजर्ड्स को रोकने के लिए। तीसरे नंबर पे आता है ऑर्गेनिक क्रॉप्स आर मोर न्यूट्रिशियस इन नेचर।
उसमें कोई केमिकल का पोर्शन ही नहीं रहता है, तो फिर वो न्यूट्रिशियस होता है। जनरेट्स मोर लेबर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे जो भी आप फर्टिलाइजर्स आप बनाओगे तो वो लेबर के थ्रू बनाओगे, फैक्ट्री का तो काम है नहीं, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स तो बना नहीं रहे, तो लेबर्स को एम्प्लॉयमेंट खूब मिलता है। ठीक है, लेबर जनरेशन इस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। नेक्स्ट, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। एनवायरमेंट फ्रेंडली यानी कि कोई हेल्थ हैजर्ड्स नहीं है, न्यूट्रिशियस फूड आता है, ना वाटर पॉल्यूशन होगा, ना सॉइल इरोजन होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्प्स इन अटेनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यू नो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अटेन कर सकते हैं, लेकिन इसका कुछ लूपहोल्स भी है। क्या क्या है? सेल्फ लाइफ ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इज वेरी लेस। इसको बहुत दिन तक आप स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, वो खराब हो जाता है, उसके अंदर का जो न्यूट्रिशन है वो खत्म हो जाता है। यील्ड्स आर लेस। यील्ड्स मतलब होता है आउटपुट। जैसे आपने देखा था HYB सीड्स का कमाल ये होता है कि बहुत कम समय में बहुत ज्यादा क्रॉप्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा नहीं होता है, बहुत कम अनाज आप उगा सकते हो। ठीक है, और समय भी थोड़ा ज्यादा लेता है। दूसरी बात है लैक ऑफ मार्केटिंग चैनल्स, यानी ये अभी उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पा रहा है, तो सरकार को पहले इसे पॉपुलर करना होगा, इसकी मार्केटिंग करनी होगी, तब जाके लोग इसके बारे में अवेयर होंगे, अवेयरनेस फैलेगा। तो बच्चों, ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। मुझे पूरा उम्मीद है कि पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चंस दे रहा हूं, इंक्लूडिंग द एनसीईआरटी क्वेश्चंस। इनका आप बहुत अच्छे से आंसर करो। इस चैप्टर को अगर पूरा पढ़ लिए हो तो इसका आंसर आप बहुत आसानी से कर सकते हो, और अगर आपको आंसर करने में दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं इसका आंसर्स भी आपको भेजने का व्यवस्था करता हूं। ठीक है, चल मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।